अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको डार्विन के नजरिया इर्तिका के तारीख के बारे में बताया था और आज की वीडियो में इसके नजरिया इर्तिका के मैकेनिज्म का जायजा लूंगा और इसकी जो बुनियाद, जिसकी बुनियाद पर ये पूरा नजरिया खड़ा है, उसके ऊपर पूरी तफसील से बात करूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस नजरिए के मुताबिक जिंदगी दो फितरती मैकेनिज्म यानी नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन के जरिए आहिस्ता आहिस्ता गुजर कर आई है। एवोल्यूशन की बुनियाद अमल तगय्युर है जो जानदारों की जेनेटिक्स में पैदा होते हैं। वो खूबियां जो अमल तगय्युर या म्यूटेशन से वजूद में आती हैं, उन्हें नेचुरल सिलेक्शन का मैकेनिज्म ले लेता है, इसलिए जानदार चीजें इर्तिकाई अमल से गुजरती हैं। जिस वक्त हम इस नजरिए के मजीद गहराइयों में उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि इस किस्म के इर्तिकाई मैकेनिज्म के अमल का कोई वजूद सीधे से है ही नहीं, क्योंकि न फितरी इंतखाब जिससे नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है और न ही अमल तगय्युर जिसे म्यूटेशन कहते हैं इस नजरिए के इस्तेदलाल में कोई सबूत पेश नहीं करता जिनसे यह साबित होता हो कि मुख्तलिफ जानदार इर्तिकाई अमल से गुजरे हैं और फिर एक दूसरे में तब्दील हो गए। अब इन दोनों मैकेनिज्म को अलग अलग समझते हैं ताकि बात ज्यादा वाज़ेह हो जाए। दोस्तों, फितरत एक अमल है जिसे नेचुरल सिलेक्शन या कुदरती इंतखाब कहते हैं। वो डार्विन से कबल माहिरीन बायोलॉजिस्ट के इल्म में था। उन्होंने उसे एक ऐसा मैकेनिज्म का अमल बताया जो जानदारों को किसी बिगाड़ और खराबी से गुजरे बगैर गैर मुतब्दिल रखता है, यानी अनचेंज रखता है। डार्विन वो पहला इंसान था जिसने ये दावा किया था कि इस अमल के अंदर इर्तिकाई कुव्वत मौजूद है और फिर उसने अपने मुकम्मल नजरिए की बुनियाद उसी दावे पर रख दी थी। लेकिन डार्विन के जमाने से लेकर आज तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल सका जिसने ये साबित किया हो कि नेचुरल सिलेक्शन जानदार चीजों को इर्तिकाई अमल से गुजारता है। इसके लिए उन्हीं के घर से ही गवाही ले लेते हैं। कॉलन पीटरसन जो इंग्लैंड के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में एक सीनियर स्पेशलिस्ट पैलेंथोलॉजिस्ट जो खुद भी एवोल्यूशन को दिफा करते हैं, वो लिखते हैं कि आज तक कोई भी फितरी इंतखाब के मैकेनिज्म के जरिए जानदार पैदा नहीं कर सका है और ना ही कोई इसके करीब तक भी कभी आया है। तो दोस्तों, फितरी इंतखाब या नेचुरल सिलेक्शन मानने वालों का ख्याल यह है कि वो जानदार चीजें जो अपनी पैदाइश की जगह के कुदरती मिजाज से ज्यादा मुवाफिकत रखती होंगी वो औलाद के जरिए जिंदा रह जाएंगी, जबकि जो नामुवाफिक होंगी वो मिटती जाएंगी। जैसे वो कहते हैं कि हिरनों के रेवड़ में जैसे जो जंगली जानवरों के खतरे में गिरे हुए हों और कुदरती तौर पर वही बच जाएंगे जो तेज दौड़ सकते हैं। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि ये अमल कई सालों, हजारों, लाखों साल तक भी रहे तो ये इन हिरनों को दूसरे जानदारों में तब्दील नहीं करेगा, बल्कि हिरन हमेशा हिरन ही रहेंगे। यही हकीकत है। दोस्तों, ये 1986 की बात है कि डॉगलस फुटुलियमा ने एक किताब बायोलॉजी ऑफ एवोल्यूशन नाम की किताब लिखी जिसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन समझाने का एक काबिल कबूल जरिया तस्वुर किया जाता है। उस मौजू पर उसकी दी गई मिसालों में से जो सबसे ज्यादा बयान की जाती है सबूत के तौर पर, उसमें खूबसूरत परवानों की उस कुल तादाद के बारे में है जिसने इंग्लिस्तान में सनती इनकलाब के वक्त दौरान नमूदार होकर अंधेरा कर दिया था। उसके मुताबिक उसने लिखा कि इंग्लिस्तान में सनती इनकलाब के आगाज के आसपास मैनचेस्टर में करीबो जवार के जगह में दरख्तों की छाल का रंग काफी हल्का था। उस वजह से सियाह रंग के जो परवाने थे जो दरख्तों पर बैठते थे, परिंदे आसानी से देख लेते थे और उन्हें अपनी खुराक बना लेते थे। यूं उन परवानों के जिंदा बच जाने का इम्कान बहुत कम रह जाता था। 50 बरस बाद फजाई आलूदगी के बायस दरख्तों की छाल सियाह हो गई थी और इस मर्तबा हल्के रंग के जो परवाने थे वो ज्यादा शिकार हुए। नतीजा ये निकला कि हल्के रंग के परवानों की तादाद कम हो गई जबकि सियाह रंग के परवाने तादाद में ज्यादा हो गए। इसलिए सियाह कलर के परवाने आसानी के साथ नजर नहीं आते थे। इर्तिका पसंदों के यहाँ इसे आज भी अपने नजरिए के लिए एक बहुत बड़े सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है? इस सूरत हाल को किसी तौर भी नजरिया इर्तिका के सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए कि फितरी इंतखाब किसी नई शक्ल को पैदा नहीं करता जो पहले से मौजूद ना हो। सियाह रंग के परवाने सनती इनकलाब से कबल बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। सिर्फ परवानों की जो मौजूद किस्में, मुख्तलिफ किस्मों में से कुछ तादाद तब्दील हुई थी। ना तो उन परवानों के औसाफ तब्दील हुए थे, ना उनके जेनेटिक्स जिस्मों के हिस्सों में या उनके स्ट्रक्चर के हिस्सों में जो इर्तिकाई में से उनको अलग सूरत शक्ल में डाल देते। किसी परवाने को किसी और जानदार में तब्दील हो जाने के लिए मिसाल के तौर पर एक परिंदे में जीन में नए इजाफे करने की जरूरत होगी। ये बिल्कुल मुख्तलिफ जीनी प्रोग्राम है जिसमें परिंदे के तबीयाती औसाफ के हकायक शामिल करने होंगे। मुख्तसर ये कि फितरी इंतखाब में वो सलाहियत ही नहीं होती कि जिससे एक जानदार नामिया में एक जिंदा नामियाती जिस्म का एक हिस्सा शामिल कर दिया जाए, एक निकाल दिया जाए या नामिया को तब्दील करके एक नई जानदार शे बना दी जाए। ये सबसे बड़ा सबूत था जो डार्विन के जमाने में पेश किया गया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि फितरी इंतखाब नजरिया इर्तिका की मदद करता, क्योंकि ये मैकेनिज्म ना तो किसी जानदार के
जीनी हकायक में कोई इजाफा कर सकता है, ना उन्हें बेहतर बना सकता है, और ना ही एक जानदार की कल्ब महयत करके उसे किसी दूसरे जानदार में तब्दील कर सकता है। मसलन ये कि किसी सितारा मछली को वो मछली में बदल दे, मछली को मेंढक बना दे, मेंढक को कछुआ, या कछुए को परिंदे में तब्दील कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। नेचुरल सिलेक्शन किसी जानदार शे में से सिर्फ मशक़शुदा, कमजोर या नामौजू का इंतखाब करता है। ये नए जानदार पैदा नहीं कर सकता, ना ये नई जीनी हकीकत को जन्म देता है, और ना ही नए जिंदा नामियाती अजसाम पैदा करता है। यानी यह इर्तिकाई अमल के जरिए कोई शे नहीं बना सकता। डार्विन ने इस हकीकत का एतराफ़ ये कहकर किया कि फितरी इंतखाब उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता जब तक मौजूद तगय्युरात को ज़हूर पज़ीर होने का मौका नहीं मिलता। यही वजह है कि नौ डार्विन को अमल तगय्युर का फितरी इंतखाब के बाद बुलंद मुकाम देना पड़ा। दोस्तों, ये वो तब्दीलियां हैं जो DNA सालिमा में ज़ाहिर होती हैं। एक जानदार नामिये के खलिये के मरकज़ में पाया जाता है और उसमें तमाम जीनी हकायक रखने की सलाहियत होती है। ये अमल तगय्युर यानी ये म्यूटेशन किसी खारजी यानी बाहर के साथ का नतीजा होते हैं। मसलन शुआरेज़ी हो गई या केमियाई अमल हो गया। हर अमल तगय्युर एक नागहानी वारदात या आर्जी वाक़या होता है जो या तो इन न्यूक्लियाइड्स को नुकसान पहुंचाता है जो DNA की तश्कील करते हैं, या उनके महल वक़ू को तब्दील कर देते हैं। अक्सर व बेशतर वो बेहद नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसी तब्दीली लाते हैं कि खलिया उन्हें मुरम्मत नहीं कर पाता। वो अमल तगय्युर जिसे इर्तिका पसंद अक्सर पीछे छुपा लेते हैं, कोई जादू की छड़ी नहीं होती जो जानदार नामियों को ज्यादा तरक्की याफ्ता और जामे सूरत में बदल दे। अमल तगय्युर का बराह रास्त असर नुकसानदेह होता है। अमल तगय्युर से जो तब्दीलियां वाक़ई होती हैं वो इस तरह की होती है जिनका तजुर्बा हिरोशिमा में हुआ, जैसे नागासाकी में हुआ और चेरनोबिल में हुआ, यानी मौत, माजूरी और फितरत के अजूबे। उसका सबब बड़ा सादा है। DNA की साख्त बड़ी पेचीदा होती है और इत्तिफाक या रोनुमा होने वाले असरात उस साख्त को सिर्फ नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। इसके बारे में BG रंगनाथ लिखते हैं कि अमल तगय्युर यानी म्यूटेशन छोटे इत्तिफाकी और नुकसानदेह होते हैं। ये कभी कभी रोनुमा होते हैं और ज्यादा इम्कान यह है कि वो गैर मुअस्सर होंगे। अमल तगय्युर के ये चार औसाफ उस बात पर दलालत करते हैं कि अमल तगय्युर के नतीजे में कोई इर्तिकाई तब्दीली नहीं होती। किसी आला और खास नामिये में इत्तिफाकी तब्दीली या तो गैर मुअस्सर होगी या नुकसानदेह। किसी घड़ी के अंदर अगर कोई इत्तिफाकी तब्दीली रोनुमा हो जाए तो घड़ी को बेहतर तो नहीं बना देगी, बल्कि ज्यादा इम्कान तो इस बात का है कि उससे ये नुकसान पहुंचाएगी। यह ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि जो तब्दीली हुई होगी वो गैर मुअस्सर साबित होगी। जलजला किसी शहर को पहले की निस्बत बेहतर तो नहीं बना देता, बल्कि ये तो उस शहर के लिए तबाही और बर्बादी लाता है। एक और इर्तिका पसंद साइंसदान वारेन वीवर इस रिपोर्ट पर यूं तबसरा करता है जिसे कमेटी बराए जोहरी ताबकारी के जीनी असरात ने तैयार किया था और जिसे इन अमल तगय्युर की तहकीक के लिए तश्कील दिया गया था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल होने वाले एटमी हथियारों के इस्तेमाल में पैदा हुए थे। इस बयान से बहुत लोग हैरान रह जाएंगे कि अमलन तगय्युर पैदा करने वाले तमाम जीन नुकसानदेह होते हैं, इसलिए कि अमल तगय्युर म्यूटेशन एवोल्यूशन के अमल के लिए जरूरी हिस्सा होते हैं। उनका अच्छा असर क्यों कर हो सकता है? जिंदगी की आला शक्लों में इर्तिका से जो उन अमल तगय्युर यानी म्यूटेशन के नतीजे में सामने आता है सब के सब नुकसानदेह होते हैं। दोस्तों, हर वो कोशिश जो मुफीद अमल तगय्युर पैदा करने के लिए की जाती है वो नाकाम साबित हुई है। इर्तिका पसंदों ने कई दिहाइयों तक बहुत से तजुर्बात किए ताकि फलों पर जो बैठने वाली मक्खियां उनमें भी अमल तगय्युर पैदा किया जा सके। इसलिए कि बहुत छोटे कीड़े होते हैं, अपने नस्ल में बहुत तेजी से इजाफा करते हैं, इसलिए उनमें अमल तगय्युर तेजी से दिखाई देगा। नस्लन बाद नस्लें इन मक्खियों में अमल तगय्युर रहनुमा हुए, लेकिन फिर भी कोई मुफीद अमल तगय्युर दिखाई नहीं दिया। इर्तिका पसंद माहिर जिन्नियात गॉर्डन टेलर लिखता है कि मक्खियों की अफजाइश नस्ल के इन हजारों तजुर्बात में जो दुनिया भर में 50 वर्षों से जायद अरसे में हुए, एक भी नई मक्खी पैदा होते नहीं देखी गई है, ना ही कोई नया खामरा भी जिससे जिंदगी की नमो मुतमक्के हो। एक और मुहक्किक माइकल पिटमैन फलों की मक्खियों पर किए जाने वाले तजुर्बात की नाकामी पर तबसरा करते हुए लिखते हैं कि मॉर्गन, गोल्डश्मिट, म्यूलर और दूसरे माहिर जेनेटिक्स ने फलों की मक्खियों की कई नस्लों को गर्मी, सर्दी, तारीकी और कीमियाई मादों और शुआरेज़ी की इंतहाई हालात के ताबे कर दिया है। हर किस्म के अमल तगय्युर अमलन मामूली और गैर अहम या कतई तौर पर मोहल्लिक ही पैदा किए गए हैं। इंसान का बनाया हुआ इर्तिका क्या है? हकीकत के बरक्स चंद माहिर जिन्नात के एफियत इन बतलों के बाहर जिंदा बच सके होंगे जिनके इनको पाला पोसा गया था। रिवाज और अमली सूरत के मुताबिक तगय्युर याफ्ता मर जाते हैं या बांझ हो जाते हैं या फिर वापसी वहशी सूरत में चले जाते हैं। यही बात इंसान के हवाले से भी सच है। तमाम जीनी तब्दीलें जो इंसानों में नजर आई उनके नतीजे बड़े मोहल्लिक हैं। इस मामले में एक इर्तिका पसंद एक धुआंनुमा पर्दा गिरा लेते हैं और ऐसी मोहल्लिक जीनी तब्दीलियों की मिसालें तक दिखाने की कोशिश करते हैं जिनको इर्तिका का सबूत करार दे देते हैं।
انسانوں میں پیدا ہونے والی تمام جینی تبدیلیاں جسمانی اعضاء کی بدصورتی اور مسخ شدہ شکل پیش کرتی ہیں، اور جو اس قسم کی جسمانی بیماریوں کی صورت میں سامنے آتی ہیں، مثلا دیوانہ پن، کسی بیماری کی مجموعی علامات، برس ہو جانا، کوتا ہو جانا، قد یا سرطان، ان جینی تبدیلیوں کو ارتقا پسندوں کی کتابوں میں ارتقاء میکانک عمل کی کارگزاری کی مثالوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس بات کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا عمل جو لوگوں کو معذور یا بیمار بنا کر رکھ دیتا ہے وہ کسی ارتقائی میکانک عمل نہیں ہو سکتا۔ ارتقاء سے تو یہ امید رکھی جاتی ہے کہ وہ ایسی بہتر شکلیں پیدا کرے گا جو زندہ رہنے کے لیے زیادہ اچھی ہوں گی، جسمانی اچھی حالت کی مالک ہوں گی۔ مختصر یہ ہے کہ 3 وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے جینی تبدیلیاں اور ارتقاء پسندوں کے دعووں کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 1، جینی تبدیلیوں کو براہ راست اثر مہلک ہوتا ہے کیونکہ یہ بلا مقصد اور اٹکل پچو طریقے سے واقع ہوتی ہیں، اس لیے تقریباً ہمیشہ ان جاندار نامیوں کو نقصان ہی پہنچاتی ہیں جو ان کے راستے میں آتے ہیں۔ استدلال ہمیں بتاتا ہے کہ لاشعوری مداخلت جو کسی جامع اور پیچیدہ ڈھانچے میں کی جائے وہ اس کو بہتر نہیں بنائے گی بلکہ اسے بگاڑ دے گی۔ بے شک کوئی مفید جینی تبدیلی کبھی دیکھنے میں بھی نہیں آئی۔ جینی تبدیلی کسی نامیے کے ڈی این اے میں کوئی نئی معلومات یا علم شامل نہیں کرتی۔ وہ ذرات جو جینی علم کی تشکیل کرتے ہیں وہ یا تو اپنے مقام پر ہی پھٹ جاتے ہیں یا تباہ ہو جاتے ہیں یا دوسرے مقامات کی جانب پھینک دیے جاتے ہیں۔ جینی تبدیلیاں کوئی ایسی جاندار شے نہیں بنا سکتی جو کوئی نامیہ یا کوئی ایک نئی خاصیت حاصل کر لے، وہ صرف بدصورتی یا بدحیویتی کو جنم دیتی ہیں۔ مثلا ایک ٹانگ کا مڑ کر کمر کے ساتھ چپک جانا یا کان کا پیٹ سے آ کر مل جانا۔ دوسرا، کسی جینی تبدیلی کو بعد میں آنے والی نسل کو منتقل کرنے کے لیے اسے نامیے کے تخلیق مقرر کرنے والے خلیوں میں موجود ہونا پڑے گا۔ کوئی بے مقصد اور اٹکل پچو تبدیلی جو کسی جسم کے کسی بے ترتیب خلیے میں یا نامیے میں واقع ہوتی ہیں اسے آنے والی نسل تک منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک انسانی آنکھ جس میں شعاع ریزی کے اثرات سے یا دوسرے اسباب کی وجہ سے کوئی تبدیلی بھی آ گئی ہو تو وہ چھوٹی بڑی ہو گئی ہو تو اسے آنے والی نسلوں تک منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ جاندار چیزوں کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ ارتقائی عمل سے گزر کر تبدیل ہو جائیں، کیونکہ فطرت میں کوئی ایسا میکانزم موجود ہی نہیں ہے کہ جو انہیں یوں ماہیت قلبی کی طرف لے جائے۔ یہ فوسل ریکارڈ کے ثبوت کے مطابق ہے جو شہادت دیتا ہے کہ یہ منظرنامہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس کو لائک کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تک یہ معلومات پہنچ سکیں۔ اور اگر میرے چینل کو ابھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر چھوٹی سی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جس کو میں اپلوڈ کرتا رہوں گا جیسی ہی اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گی۔ اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ سے اب اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔